क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम क्या क्या हुए। क्षेत्रीयतावाद की भावना जनजीवन को जड़ पकड़ने के कारण आज हमारे देश अनेक क्षेत्रों में बंट गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लोग दूसरों पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का बेड़ा उठा चुके हैं। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम निम्न प्रकार हैं। विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का जो प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों और हितों को सर्वोच्च स्थान दे बैठता है और उसे ये चिंता नहीं होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा। राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के बीच संबंधों का विकृत होना। भारत में क्षेत्रीयतावाद के कारण केंद्रीय सरकार और राज्य के बीच का संबंध कभी कभी अत्यंत कटु रूप धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीयता नेतागण, बड़े बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं और केंद्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। केंद्रीय सरकार जिसकी तरफ से थोड़ा सा झुक गई है। स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास। क्षेत्रीयतावाद का एक और दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्र में इस प्रकार के नेतृत्व और संगठनों का विकास हो जाता है जो कि जनता की भावना को उभार कर अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार के नेताओं और संगठनों को न तो क्षेत्रीय हितों न ही राष्ट्रीय हितों को का तनिक भी ख्याल रहता है। उसका समस्त ख्याल तो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाकर अपने स्वार्थों को सिद्ध करने पर केंद्रित हो जाता है। ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्न को लेकर हंगामा मचाते हैं और कभी केंद्रीय सरकार के पक्षतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते हैं, चाहे इनमें से कोई भी समस्या वास्तविक हो या केवल काल्पनिक। भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। क्षेत्रीयतावाद का एक और बुरा प्रभाव यह होता है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने का कारण बनती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा संबंध क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आवश्यकता से अधिक महत्व प्रदान करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते हैं। परिणाम ये होता है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल नहीं रह जाती और विभिन्न भाषाभाषी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रीयता का ये परिणाम जनकल्याण और राष्ट्रीय प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यंत घातक सिद्ध होता है। राष्ट्रीय एकता को चुनौती। संकीर्ण क्षेत्रीयता राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती बन जाती है। क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओं और भावनाओं पर तुषाराघात करती है, क्योंकि क्षेत्रीयता के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र के लोगों में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक राज्यों के प्रश्न को लेकर, तो कभी प्रादेशिक भाषा के प्रश्न को लेकर जो झगड़े और मनमुटाव खड़े हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीयवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ज्योति बसु कहते हैं कि समय बीतने के साथ साथ मैं भारतीयता को कमजोर होते देख रहा हूँ। इस प्रकार की चिंता निराधार नहीं है और इस चिंता का अपना औचित्य है। अब क्षेत्रीयतावाद को रोकने के उपाय। राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयतावाद कोई अच्छी चीज नहीं है, इसे नियंत्रित करना ही उचित है। इस संबंध में निम्नलिखित उपायों को सुझाया जा सकता है। केंद्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। सभी क्षेत्रों को लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना न पनप सके। भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए। हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए, अपितु इस भाषा का प्रचार और विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर लें। प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को अपना सकें।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षतापूर्ण नीतियों का खंडन हो सके। केंद्र सरकार के इरादों पर किसी को संदेह न रहे। जहाँ तक संभव है व्यवहारिक हो, उपसांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन और संगठन पर न पड़ता हो। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक संबंधों को अधिकाधिक सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए दोनों ही पक्षों को इस प्रकार की नीति और आचार संहिता को अपनाना चाहिए कि पारस्परिक विश्वास टूट न जाए और ऐसे अवसर कभी न आए उन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की आवश्यकता हो। संकीर्ण मनोभाव वाले स्वार्थी नेतागण इस प्रकार के अवसरों की राह ताकते रहते और मौका मिलते ही क्षेत्रीयता की भावना को भड़काने का प्रयत्न करते हैं। राज्य सरकारों, विशेषकर केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्रीय नेताओं को इस प्रकार का मौका कभी नहीं दिया जाना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि क्षेत्रीयता की तुलना में भारतीयता के भाव को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। तो ये क्षेत्रीयतावाद से संबंधित हो गया। अब इसका PDF भी आपके सामने आ जाएगा और क्वेश्चन आंसर है वो देखें आप। धन्यवाद।